नमस्कार साथियों को फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज होमवर्क सीरीज का अपना 7वां दिन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इससे पहले टोटल 6 होमवर्क सीरीज आपको करवा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट सारा वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और आपको हम बता दें कि ये जो नोट्स हम प्रोवाइड आपको करवाते हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये जो भी नोट्स बनाते हैं, इसको बनाने में लगभग बहुत समय लगता है दोस्तों, बहुत सारे समय, बहुत रिसर्च करने पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए इम्पोर्टेंट। बहुत बातों को ध्यान में रख करके बनाते हैं और 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है। आप लोग देखा कीजिए, बहुत कुछ वहां से समझ में आएगा। बिहार पुलिस के लिए रामबाण ये साबित होगा मेरा सीरीज, याद रखिएगा। 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ से हिट करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो जुड़ जाइए, आप शेयर कर दीजिए। पहला क्या क्वेश्चन है देखते हैं। भारत और ब्रिटेन में आर्थिक नीति। पहले आर्थिक नीति का मतलब समझिए, क्या होता है कि व्यापार होता है। यहाँ पे किस प्रकार से लोगों ने आया, कारखाना खोला, यहाँ के किसानों को बर्बाद किया, क्या किया, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समूचे विश्व में भारत सबसे सर्वोपरि था सकल घरेलू उत्पाद में, जिसको अभी हम लोग GDP जो कहते हैं। जिस देश का GDP जितना अधिक होगा, मतलब वो देश उतना ही ज्यादा बेहतरीन है, सक्सेसफुल है। ऐसे ही क्या था कि 18वीं शताब्दी में जब भारत था, समूचे विश्व में आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, महत्वपूर्ण था। व्यापारी भारत आए थे सोना चांदी लेकर के, और यहाँ से वस्त्र, सूती कपड़ा, मसाले लेकर जाते थे। जो भी व्यापारी भारत आते थे, यहाँ पे सोना लेकर के वो आया करते थे, और यहाँ से क्या ले जाते थे, मसाला हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ये सब यहाँ नामी था, तो ये सब चीजें ले जाया करती थी। इस कारण से भारत में इतना ना सोना हो गया था, सोने की चिड़िया कहे जाने लगी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत के पास दुनिया का लगभग 23% अर्थव्यवस्था था। यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। अगर हमारा GDP क्या था, सबसे अधिक बेहतरीन था। अब देखिए, यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी देखते हैं। सबसे पहले आर्थिक नीति शोषण को उजागर किया। इन्होंने कहा कि आर्थिक नीति में इन्होंने ये कहा कि हमारा जो भारत का धन है वो बाहर तो जा रहा है, लेकिन बाहर से कुछ आ नहीं रहा है। समझ रहे हैं बात को। जैसे हम कहीं से कोई सामान लेकर के गए भारत, अगर मान लीजिए बिहार है, बिहार का कोई व्यक्ति मान लीजिए कमाने के लिए चला गया है आपको दिल्ली में, और दिल्ली से कमा करके आपको बिहार में भेज रहा है रुपया, तो क्या हो रहा है, देश का पैसा देश में ही भेज रहा है। मतलब कि वो पैसा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा, जैसे दिल्ली से आ जाएगा आपको बिहार, लेकिन देश के GDP में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बंदा चला गया, मान लीजिए सऊदी अरबिया चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया कहीं, वहां से पैसा कमा के यदि भेज रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा देश के GDP में जितना रुपया वो भेज रहा है उतना रुपया बढ़ रहा है। यही बात है। और वहां के जो है GDP से वो पैसा निकल रहा है, निकल करके भारत आ रहा है। वही चीज भारत से निकल करके वो पैसा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड। इन्होंने एक बुक लिखा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये बुक पूछा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय धन निकास को कार्ल मार्क्स ने ब्लडिंग प्रोसेस कहा। क्या बोले, ब्लडिंग प्रोसेस। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 1 लाइनर में, ब्लडिंग प्रोसेस किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने। भारतीय ICS अधिकारी CR दत्त ने इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी। जो भी बुक है इंपोर्टेंट हम डाले हैं, आपको याद करना है इसे। नेक्स्ट, वाणिज्य चरण देखते हैं आप। 1757 से लेकर 1813। आप सभी जानते हैं 1757 में क्या हुआ था कि युद्ध हो गया था प्लासी का। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज ने अच्छा से पूरे तरह से भारत में क्या किए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए। यह शोषण का व्यापारिक काल था। बंगाल पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से कब्जा कर लिए। कौन कर लिए, अंग्रेज। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मीर कासिम, मीर जाफर वगैरह को हरा दिए थे, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक था, आपको पहले भी पढ़ा है, उसको भी हरा दिए थे, और पूरे तरह से अपने कब्जे में सभी क्षेत्र को ले लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक अर्थशास्त्री का नाम है एडम स्मिथ। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन आपका इकोनॉमिस्ट है यह। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति दिया। बोला जाएगा अहस्तक्षेप की नीति किसने दिया था, तो इन्होंने। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने इस समय व्यापारी, कृषक एवं नवाब तीनों को लूटा।
1757 के बाद क्या हुआ, तीनों आदमी को लूटा, व्यापारी, कृषक एवं नवाब सबको लूटा। इस समय को पार्सवियर स्पीयर महोदय ने खुली बेशर्म लूट कहा है। कुछ अगर पूछ देगा, क्वाइट उसे पूछेगा नहीं बिहार पुलिस में, लेकिन थोड़ा बहुत माइंड में रहना चाहिए। नेक्स्ट, द्वितीय चरण 1813 से 57 औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है। इसमें देखते हैं क्या हुआ। भारत में कपड़ा, बर्तन, कागज उद्योग को नष्ट कर दिया। अंग्रेज ने क्या किया, इन सभी उद्योग को नष्ट कर दिया, सूती वस्त्र को, और अच्छा अच्छा कपड़ा बना करके वहां से ले आए, और जिससे क्या होता था, यहाँ के मतलब लोगों से पैसा लेते थे। देखिए आपको हम अंग्रेज का नीति बताते हैं। हम देखिए ये भारत है, ठीक है, ये बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ मान लीजिए पटसन या नील की खेती बहुत हो रही है, पटसन वगैरह बहुत हो रही है, जिससे मान लीजिए कपड़ा वगैरह जैसे बनेगा। क्या करता था अंग्रेज, यहाँ पे सब बर्बाद करते, यहाँ से ले जाके वो मतलब कि चला गया इंग्लैंड सामान को, या वहां पे फैक्ट्री यहाँ पे बना दिया। उस सामान से क्या बनाता था, सामान बना लिया, जो भी कच्चा प्रोडक्ट था उससे सामान बना लिया, अंग्रेज को ये भारतीय में बेचना स्टार्ट कर दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आयात पर 3% और टैक्स लगा, लेकिन निर्यात पर 10%, ठीक है। मतलब कि ये बोलने के बाद आयात मतलब क्या, भारत में जो वस्तु आएगी, मतलब विदेश लेके आएंगे विदेशी सब, उस पर मतलब 3% टैक्स। अगर आप किसी को बेचना चाहते हैं तो आपको 10% टैक्स। अर्थशास्त्री रमेश चंद्र ने धन निकास सिद्धांत को बहते हुए घाव की संज्ञा दी। ये मोस्ट बीबीआई है, याद थोड़ा रखिएगा, दरोगा में एक बार पूछा गया था। भारत में भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं, 3 प्रकार का था, अस्थाई, रियायती, बंदोबस्त। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, थोड़ा याद रखिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बार बनता है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त पहले पूछेगा किस क्षेत्रों में था, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, जैसे ये देख रहे हैं, ये सब वही था क्षेत्र, ठीक है। समस्त भूमि का 19% पे था। इसे जागीरदारी या जमींदारी प्रथा भी, हिस्सेदारी प्रथा भी कहते थे। देखिए जमींदारी प्रथा क्या होता था, अंग्रेज लेकर के कोई भी जमीन दे दिया, जमींदार को दे दिया, अब बोला कि तुम्हारा 10% रहेगा, मेरा रहेगा 90% इस पे। तो जमींदार क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा लगान लेने का कोशिश करता था, क्योंकि ज्यादा लेगा तो उसका 10% ज्यादा बचेगा उसमें, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वही जमींदारी प्रथा अंग्रेज सब जब चले गए तो बहुत लोगों के पास रह ही गया। इसलिए अभी भी आप देखते होंगे कि किसी के पास 500 बीघा जमीन है, किसी के पास 200 बीघा जमीन है, वो कहाँ से रहा, इसी समय रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कॉर्नवालिस या जॉन सॉर, इसका अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो कॉर्नवालिस मैन रूप से याद रखिएगा। 1793 में लागू हुआ था, 10% आपको जमींदार रखता था और आपका 90% आपका कंपनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस व्यवस्था को सूर्यास्त व्यवस्था भी कहते हैं। इसको सूर्यास्त, देखिए सूर्यास्त मतलब क्या कहते हैं, एक डेट जमींदार जो है, मतलब कि किसी व्यक्ति को एक डेट देता था कि तुम इस दिन तक तुम सारा जितने भी मतलब तुम पे टैक्सेस है वो ला करके जमा कर दोगे, अगर नहीं करोगे तो उस दिन शाम के 5 बजे तुम्हारा भूमि हम मतलब अपने अंदर में ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे, इसलिए इन्हें सूर्यास्त भी कहा जाता है, मतलब सूर्य डूबने से पहले हमें चाहिए। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्षेत्र है मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, ये सब क्षेत्र है। जनक इसका हो जाएगा टॉमस मुंड्रो और आपका कैप्टन रीड। संपूर्ण भूमि का आपका 51% भाग पर 1792 में पहली बार मद्रास और बहारमल पहाड़ी में रीड ने किया था यह। इसके सरकार, इसमें सरकार एवं विकास के बीच सीधा संपर्क था, इसके बीच बिचौलिया नहीं था। जैसे मान लीजिए रैयतवाड़ी मतलब कि उसमें हम लोग क्या देखे, अस्थाई में आपको बीच में कौन था, जमींदार था, लेकिन इसमें क्या था, कोई बिचौलिया नहीं था, सबसे ज्यादा भाग पर यही था। नेक्स्ट, एक देखते हैं महलवारी व्यवस्था, क्षेत्र है इसमें पंजाब, मराठा अधिकृत, मध्य भारत, ये सब है। इसका अर्थ क्या है, गोवा, टोला मोहल्ला और मुखिया। इसमें क्या होता था, टोला मोहल्ला जो मुखिया वगैरह होता था ना, वो रखता था, इसका प्रमुख होता था, ठीक है। इस व्यवस्था में संपूर्ण भारत के 30% भाग पे होता था। 1819 में स्टार्ट इसका हॉल मैकेंजी ने किया था। कितना परसेंट पर है, किस क्षेत्र में है, कौन खोज किया, ये तीनों याद रखिएगा। चलिए, दरोगा में कुछ पूछा गया महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे दुबली हाली प्रथा क्या है, इसमें बंधुओं मजदूर शामिल होते हैं। जिस क्षेत्र है इसका, जैसे गुजरात वाला क्षेत्र है ना, सूरत तापी, इस क्षेत्र में मेन रूप से ये चीज होता है। ददनी प्रथा देखते हैं, किसानों को कृषि के लिए अग्रिम ऋण देना और उसी समय खरीद। अच्छा मान लीजिए कोई खेती करने वाला है, वो बोला कि 10,000 रुपये आप हमें मालिक दीजिए, उसको 10,000 रुपया तो देगा, लेकिन आपको बता दे वो उसी समय बोल देगा तुम्हारा जो कृषि होगा, खेती होगा, वो हम लेंगे 100 रुपये कुंटल लेंगे।
अब उस समय यदि रेट अगर 150 रुपये कुंटल बिक रहा होगा मार्केट में, तो उससे कोई मतलब नहीं है, जिससे आप ऋण लिए हैं उसको आप 100 रुपये कुंटल देंगे। नेक्स्ट, 3 कठिया पड़ता क्या है? 3/20, मतलब कि आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती है, ठीक है। तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम आपको गांधी जी पढ़ाएंगे उस समय बहुत डिटेल्स में समझा देंगे इसके बारे में। वैसे बिहार स्पेशल में भी हम लोग चंपारण आंदोलन के बारे में देखेंगे। देखिए, चंपारण वाला जो क्षेत्र है ये बिहार का मैप है, एक्चुअली मान लीजिए ये है बिहार का मैप, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मेन से हुआ क्या था कि नील की खेती जो है करना, मेन रूप से अंग्रेज बोलता था आपको 3 कट्ठा में करना होगा। नील एक ऐसा मतलब की खेती होता था कि उर्वरक शक्ति जो है जमीन का पूरे खत्म कर देता था, उसके जो जड़ होती थी बहुत अंदर तक जाती थी, ठीक है। इस कारण से लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती करवाया जाता था। नील का डिमांड बहुत ही ज्यादा था यूरोप वगैरह में। तो इसी के दौरान में एक व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हुआ था तो उसमें गए थे गांधी जी को बुलाने। बीपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछता है कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण में? तो राजकुमार शुक्ल। फिर गांधी जी आए, आपका सत्याग्रह यही था, उनका पहला ये आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। बिहार से स्टार्ट किया और खत्म किया इसको। अनांड ने कहा रेलवे ने भारत में वो कर दिखाया जो अकबर और टीपू ने नहीं किया। अकबर टीपू क्या नहीं किया, लोग को एक दूसरे लोग को जोड़ नहीं पाए पूरे भारत में, लेकिन रेल आने पर क्या हुआ कि बम्बई के लोग आ गए बिहार, बिहार के लोग बम्बई, दिल्ली, पूरे जोड़ दिए एक दूसरे को। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स। किसी देश में कोयला और लोहा है तो वहां का विकास कोई नहीं रोक सकता है, ये कार्ल मार्क्स बोला है। नेक्स्ट बोलते हैं 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में मुक्त व्यापार करने का छूट। 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के अधिकार को एकाधिकार रहा। देखिए क्या हुआ, 1833 में जो है मतलब कि कंपनी की जो मेन कंपनी ही सिर्फ थी जो चीन के साथ चाय का व्यापार करती थी, उसको खत्म कर दिया गया। अच्छा, क्वेश्चन है 1835 में भारत के असम में पहला चाय बागान स्थापित हुआ, इंपोर्टेंट है। पुस्तक नील दर्पण में लेखक दीनबंधु मित्र है इसके, इसमें चर्चा की क्या की गई है, नील की खेती की चर्चा की गई है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, जैसे सूती वस्त्र भारत में पहला आपको अस्थायी स्थापना कोलकाता में हुआ था, लेकिन वो अस्थायी था। देश का पहला जूट उद्योग कोलकाता में 1855। देश का पहला चीनी उद्योग बिहार बेतिया 1840। भारत में पहला लोहा इस्पात उद्योग 1870। 1970 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना। सूती वस्त्र का पहला उद्योग जो भारत में आपको बम्बई हो जाएगा 1854। अच्छा, चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक का पितामह कहा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस ब्रिटिश काल में बिहार में अफीम और सोरा सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता था? सर्वप्रथम भारत में कॉफी केरल के वायनाड कहवा बगान में हुआ था। 1863 में इल्बर्ट बिल और इसका उद्देश्य जो था, पूछा जाएगा इल्बर्ट कब आया, इसका उद्देश्य क्या था कि दोनों भारतीय और अंग्रेज के बीच मतलब सेम तरह से न्याय नहीं हो, दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था हो, ठीक है साथियों। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।